नमस्कार दोस्तों। ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। कई देशों में हम देख रहे हैं कि सरकारें डगमगा रही हैं और ये सिलसिला काफ़ी समय से चल रहा है। इधर के वर्षों में कुछ तेज हुआ है। म्यांमार में आप देखिए, अफगानिस्तान में देखिए, पाकिस्तान में इमरान खान जेल में पड़े हुए हैं, श्रीलंका में राजपक्षे के खिलाफ, और अफगानिस्तान का नाम शायद मैंने लिया है, श्रीलंका, उसके बाद फिर बांग्लादेश, अब नेपाल, और फ्रांस में शुरू हुआ है। मैक्रो सरकार के खिलाफ एक विद्रोह का बिगुल हम देख रहे हैं सड़कों पर। एक स्टेबल सरकार, एक अस्थाई सरकार, एक मजबूत सरकार भारत में काम करती हुई दिखाई दे रही है। और मजबूती भी कैसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस केवल खामोशी का रास्ता अख्तियार किया था। और वो कहते हैं ना कि खामोशी, किसी की खामोशी से भी चीखें निकलती हैं, और वो चीखें निकली हैं डोनाल्ड ट्रंप की। उनको घुटनों पर आना पड़ा, उन्हें मोदी की तारीफ करनी पड़ी, माई माई वेरी डियर फ्रेंड लिखना पड़ा। जिस भारत को वो डेड इकोनॉमी बता रहे थे, उसको उन्होंने अमेरिका के समकक्ष एक बहुत मजबूत देश बताना पड़ा। ये सब चीजें क्या हैं? लेकिन हमारी चिंता इस बात को लेकर के है, एक विश्लेषक के नाते, एक पत्रकार के नाते, कि कभी बांग्लादेश में अगर आग लगती है, सत्ता का पलट होता है, तख्ता पलट होता है, नेपाल में प्राइम मिनिस्टर हाउस में या राष्ट्रपति भवन में अगर हिंसा होती है, सड़कों पर तांडव होता है, तो हमारे यहाँ कुछ लोग उछल उछल करके, तालियां पीट करके खुशियां क्यों मनाने लगते हैं? ये हमारी सबकी चिंता की वजह होनी चाहिए कि यहाँ भी ऐसे तत्व हैं, ऐसे फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं जो एक्चुअल में जो दूसरे पड़ोसी देशों में हो रहा है, वो शायद भारत की सड़कों पर होते हुए देखना चाहते हैं। इस बीच एक दो और महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, और जैसा हम लोग प्रतीक्षा भी कर रहे थे कि एंड रिजल्ट क्या आता है। जितने एनडीए के पास वोट हैं उतने ही रहते हैं या उससे ज़्यादा उसे मिलते हैं, तो उससे कहीं ज़्यादा वोट उसको मिले हैं, यानी विपक्षी खेमे में सेंध लगी है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं भाऊ तोरसेकर साहब, और उनका मुझे परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी पुस्तकें लिख चुके हैं, 5 दशक से अधिक का पत्रकारिता का अनुभव है, चिंतक है, मनीषी हैं। सीधे जुड़ लेते हैं भाऊ के साथ और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भाऊ प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार भाऊ, बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि भारत में लाख मुद्दई बुरा चाहे, इसके बावजूद शांति है, आमतौर पर अमन है, स्टेबिलिटी है। आस पड़ोस के देशों में जरूर हम देख रहे हैं कि एक एक करके वहाँ की सरकारें जा रही हैं। जब यहाँ कुछ लोग खुशियां मनाते हुए दिखाई देते हैं, तो वो पड़ोसी देशों में जो कारण हैं इस हिंसा के या तख्ता पलट के, उन कारणों की कहीं ना कहीं अनदेखी करते हैं, और हमारे यहाँ भी वही कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक बात होती है, कुछ लोग खुद को ईगल, गरुड़ वगैरह मानते हैं, लेकिन वो तो गिदड़ होते हैं। बहुत साल पहले की बात है, शायद 15-20 साल पहले की बात मुझे याद आती है। अफ्रीका में बहुत बड़ी भूखमरी हुई थी, और एक फोटो जर्नलिस्ट था, उसने एक फोटो निकाली थी, और वो
बड़ी पॉपुलर हुई थी, वायरल हुई थी उस तरीके से पेपर में वगैरह वगैरह। एक बच्चा खेत में रेंगता जा रहा है और उसकी हड्डियां निकल आ रही, फसलियां दिखाई दे रही, इतना। और बिल्कुल उसके पीछे समझो 50-60 कदमों पर एक गिद्ध बैठा है, गीदड़ बैठा है। तो जो भूखमरी है अफ्रीका की, उस पर वो फिल्म थी, एक फोटो बहुत बात करती है। तो उसको कुछ वर्ल्ड क्लास का कोई बड़ा अच्छा अवार्ड मिला था। और उसके बाद, वो अवार्ड के बाद उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने उसे पूछा था, तुमने जो फोटो निकाली है और पूरी वायरल हो चुकी है, आपको इंटरनेट पर भी शायद वो फोटो मिलेगी, तो उसमें कितने गीदड़ है, उसमें कितने गीदड़ है? तो पत्रकार बोला, आप ढंग से देखो, आपको साफ दिखाई देकर, एक ही तो गिदड़ बैठा है पीछे, पिछली तरफ 50-60 कदम पर एक गिदड़ बैठा है, एक ही तो है ना, आसमान दिखाई दे, बस एक दिखाई रहा है। तो उस पत्रकार ने बोला, गलत बोल रहे हो, तुमने फोटो निकाली सही है, फोटो में एक ही गिदड़ है, लेकिन वहां दो गिदड़ है। एक कैमरे में कैप्चर हुआ है, वो दूसरा कैमरे के पीछे है। उस वक्त जाकर उस बच्चे को बचाना, ये इंसानियत थी। वो गीदड़ को भगाना, ये इंसानियत थी। तुम कैमरा पकड़कर उसका धंधा कर रहे हो, तो वो तुम गीदड़ से कम नहीं हो। एक बात तो ठीक है, वो गीदड़ प्रतीक्षा कर रहा है कि कब ये बच्चा मरे, क्योंकि गीदड़ जिंदा मांस नहीं खाते, मरा हुआ खाते। तुम तो जिंदा खा रहे थे। ये बात मुझे इसलिए याद है कि आपने जिनका जिक्र किया है कि नेपाल जल रहा है, बांग्लादेश में क्योस है, श्रीलंका में कुछ गड़बड़ है, मालदीव में है, म्यांमार में है, और कहीं कुछ हो रहा है, तो यहां के लोग खुश होते, वो बिल्कुल उस जैसे होते, जिंदा मांस के भूखे होते। हिंसा से इनको स्वाद आता है। कहीं हमारे यहां ऐसा ना हो जाए, ये उस पर कुछ खाना पीना करना चाहते, तो इसलिए मैं इनको गीदड़ मानता हूं। और अजीब बात देखो, अब नेपाल में जो जला है, भुना है, उससे जो आगे नाम आया वो भी मैग्सेसे अवार्ड वाला है। ये बांग्लादेश में जो कठपुतली बनकर बैठा है सरकार चलाने वाला मोहम्मद यूनुस, वो तो नोबेल और मैग्सेसे वाला है। ये क्या बात होती है? हर जगह जो एनजीओ नाम से काम करते हैं, ये ऐसी बातों पर खुश होते हैं। और हमारे यहाँ आपने जिनका जिक्र किया, वो देखो, वो पूरे का पूरे एनजीओ से निगड़ित है, संबंधित है। तो आपको लिंक समझ में आ रही है? तो बात साफ है, एनजीओ करके इनको जो फंडिंग कर रहे थे, फाइनेंस कर रहे थे, उनका ही ये षड्यंत्र हो सकता है। और इसलिए मैं आपको बता दूं कि नोबेल की जो बात छोड़ दो, लेकिन मैग्सेसे अवार्ड जो है, ये मैग्सेसे जिसके नाम से दिया जाता था, वो फिलीपाइंस का डिक्टेटर था, रामन मैग्सेसे। ये सीआईए का एजेंट था। और जब ये कोरिया, वियतनाम वगैरह सब चल रहा था 50-60 साल पहले, उस वक्त वहां की कम्युनिस्ट रेजिम को पलटने के लिए पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं चलती थी। इसके लिए स्वयंसेवी संस्था यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये आइडिया सीआईए ने फ्लोट किया था, और उसको फिर रॉकफेलर, फोर्ड फाउंडेशन, ये सब फाइनेंस करेंगे। तो हमारे यहाँ जो एनजीओ बनाकर वहां से फंड ले रहे, वही आज नेपाल की या बांग्लादेश की बात सुनाकर खुशियां मना रहे। तो आपको जब सुनने वालों के भी जवाब मिल गया होगा कि मैं ये क्या बोल रहा हूं। आवाज नहीं आ रही।
एक दो कोशिश तो हमारे यहाँ भी की गई थी जब ये 13 महीने का आंदोलन चल रहा था तथाकथित किसानों का। तो जनवरी 26 यानी गणतंत्र दिवस 2021 में लाल किले पर एक चढ़ाई की गई थी। एक कोशिश की गई थी कि फोर्स, पुलिस, सीआरपीएफ कुछ फायरिंग वगैरह खोल दे तो इन लोगों को बहाना मिल जाए देश भर में आग लगाने का और दुनिया में मोदी सरकार को बदनाम करने का, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। ये लोग, आज मैं संजय राउत का बयान देख रहा था, कुछ दूसरे लोगों के बयान आ रहे हैं। हरीश रावत जो मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तराखंड के, कांग्रेस के कुछ नेताओं के बयान, हैरत होती है ये लोग जिस तरह की उम्मीद लगाए बैठे हैं। सलमान खुर्शीद ने एक बार कहा था कि जिस तरह बांग्लादेश में हिंसा हो रही है उसी तरह श्रीनगर में भी हो सकती है, दिल्ली में भी हो सकती है, किसको क्या पता। अभी एक कोई कमाडोर रही है और आजकल कांग्रेस की सदस्य है, उसने एक ट्वीट किया कि वहां के वित्त मंत्री नेपाल के, वो भाग रहे हैं जान बचा करके, साड़ी में भागना कितना मुश्किल होगा। उसने सीतारमण को टैग करते हुए ये बात कही है। ये लोग मतलब किस मानसिकता से ग्रस्त हैं या फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं? क्या इनको किसी ट्रीटमेंट की जरूरत है? नहीं, ट्रीटमेंट की वगैरह जरूरत नहीं, यहां नहीं हो सकता। आपने किसान आंदोलन का जिक्र किया, इतने पीछे जाने की जरूरत नहीं। कल परसों हमारे मुंबई में हुआ था ना, देवेंद्र ने बड़ी सुबुद्धता से वो हैंडल किया। देखो, एक बात होती है, जो बोल रहे उनको पता नहीं वो क्या बोल रहे, वो अपना वेस्टेड इंटरेस्ट उसमें देख रहे। अगर अराजक हो जाएगा, ये सरकार गिर जाएगी, उसके बाद हमको ही सत्ता मिलेगी, ये भ्रम में ये रहते। लेकिन ये नहीं समझते जब ऐसे मॉब मेंटालिटी शुरू हो जाती है तब उसको चिंगारी लगाने वाला उसमें पहला शहीद होता है। मैं आपको और एक हिस्टोरिकल बात बताता हूं। 80 के दशक में जब ईरान में जो डिक्टेटर शाह थे वहां के, उनके खिलाफ कम्युनिस्टों ने आंदोलन शुरू किया था। लेकिन कम्युनिस्टों गिने चुने संख्या थी, वो आंदोलन तुल नहीं पकड़ रहा था। तो उन्होंने भागकर पेरिस में छुपा हुआ जो आयतुल्ला खोमेनी था उसका फोटो आंदोलन में लगा दिया। ये ऐसा ही वामपंथी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ईरान में शुरू किया था और उसको लोग उसके साथ आ जाए, इसलिए आयतुल्ला खोमेनी का फोटो लगाया और वो तूल पकड़ता गया। लेकिन जब आयतुल्ला खोमेनी वापस लौटा और उसकी सत्ता आ गई, तब सबसे पहले कत्ल हो गई थी, वो पूरी की पूरी कम्युनिस्ट लीडरशिप कत्ल हो गई थी। सो दे आर यूजफुल इडियट्स। लेनिन इनको यूजफुल इडियट्स बोलता है कि ये अपने ही अब खुद को मारने वाले के लिए ही यूजफुल होते हैं और खुद के लिए इडियट होते हैं। जो आज बोल रहे हैं ना, उनको पता नहीं है अगर ये सब चल गया। देखो, इनके जैसा ही ट्रॉटस्की था रशिया में। जब रिवॉल्यूशन हो गया तो ट्रॉटस्की को रशिया छोड़कर भागना पड़ा था, लेकिन उसका पीछा करते करते लेनिन के हमलावर कनाडा में जाकर भी उसको मारा था। चैंग कैशेक को फॉर्मोसा में भागना पड़ा था। ये जो लिबरल होते ना, आधे वामपंथी आधे पूंजीवादी, ये गधे उनके पीछे जाते यूजफुल इडियट जैसे और फंस जाते। तो रावत हो या सलमान खुर्शीद हो, उनको फलित क्या होगा वो पता नहीं। उनको अभी मुझे क्या निकल कर मिलेगा, बस उतना फायदा देखते। संजय राउत वगैरह उसमें है, वो मोदी के खिलाफ है। तो अगर मोदी की सरकार गिर जाए, इतना ही इनके दिमाग में। लेकिन अगर मॉब सत्ता में आ जाता है तो क्या होगा इसका परिणाम नहीं देखते। उसमें सबसे पहले आप शहीद हो जाओगे, कुर्बान हो जाओगे। तो इसलिए बोलते हैं। लेकिन एक बात यह भी होती है कि ये सब चलता है तो बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई, तो भीड़ में उसको कोई एक मेंटालिटी नहीं होती, कोई एक आइडिया होती है। वो आइडिया हर एक को लगती है मेरी ही आइडिया है, और मॉब एक तरीके से सोचने लगता है। इस पर एक बड़ी
बहुत अच्छी किताब हमारे मराठी लेखक है, उन्होंने लिखी है, मॉब मेंटेलिटी, झुंडी से मानस शास्त्र। तो उसमें उन्होंने दिया है कि ऐसे मॉब को आग लगाने वाला बुद्धिजीवी होता है, लेकिन उससे जब रिवॉल्यूशन निकल कर आने लगता है तो सबसे ज्यादा डरा हुआ वही होता है जिसने चिंगारी लगाई थी। जी जी। पटाखा लगाने के बाद भागते ना लोग, ये लोग वैसे होते हैं। लेकिन ये यहां सक्सेसफुल नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि यहाँ की जनता जिंदगी भर, एक सिविलाइजेशन है, सिविलाइजेशन का मतलब होता है स्टेबिलिटी। जब जीवन में स्थिरता आती है उसके बाद कल्चर विकसित होता है। जानवरों का, वो शेर वगैरह बड़े ताकतवर, हाथी ताकतवर है, उन्होंने कल्चर नहीं बनाया, कल्चर इंसान ने बनाया जब इंसान की जिंदगी में एक स्टेबिलिटी, स्थैर्य आ गया। और भारतीय सिविलाइजेशन इतना पुराना इसलिए है कि यहाँ के लोग जीतना हारना उससे भी ज्यादा स्टेबिलिटी पसंद करते हैं। तो ये जो बोल रहे हैं इनको पता नहीं है, ये इतना बड़ा मानो सब कंटिनेंट, एक कंटिनेंट जैसा बड़ा देश है, खंडप्राय, फिर भी इतने सालों से जो भी आया उसको एब्सॉर्ब करते करते इसने अपनी अखंडता कायम रखी है। इसका कारण ये झुंड से चलने वाला नहीं, झुंड से चलने वाला नहीं है, अपना अपना विचार करने वाला इंसान है। हाँ, आपको रास्ते पर 1 लाख लोग भी दिखेंगे, लेकिन 140 करोड़ है, 1 लाख लोगों को रोकेंगे वो। अब मैंने अभी थोड़े देर पहले एक खबर देखी कि वो किसी को, कार्की नाम की महिला है, उसको नेपाल में प्राइम मिनिस्टर बनाने जा रहे, उसने पहले मोदी की जय जयकार की। समझे आप कुछ? जी जी जी। मोदी की जय जयकार की, इसका मतलब मोदी नाम के व्यक्ति की नहीं है, भारत की स्थिरता, स्थैर्य, स्टेबिलिटी, उसकी जय जयकार की है। उन्होंने बताया देखो, मोदी अगर स्टेबल करता है देश और चलाता है, डेवलपमेंट की जगह जाता है, तो हमको मोदी की राह पर चलना पड़ेगा, ये सोच बताई उन्होंने, ना मोदी नाम के व्यक्ति की बात कही। और इन मूर्खों को ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ जाते हैं, अपने फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। मैं जिन कारणों की बात कर रहा था कुछ तो आपने अंडरलाइन कर दिए भाऊ। जैसे नेपाल में किन कारणों से ये सब हुआ है, एक तो भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा था, दूसरे जो नेपोकिड्स यानी जो राजनेताओं के बच्चे, जिस तरीके की उनकी शैली है, जीवन शैली है, भव्यता है, नाइट क्लबों में उनका जो है वो स्वांग देखने को मिलता है, दूसरे सोशल मीडिया को बैन कर दिया उन्होंने, और चौथे जो सरकार वहां काम कर रही थी उसको जनता का समर्थन बिल्कुल भी नहीं था। भ्रष्टाचार की बात करें तो भाऊ यहाँ तो जमानतों पे लोग घूम रहे हैं, और कई लोग जो हैं वो जेल में रह करके आए हैं। विपक्ष के नेताओं की मैं बात कर रहा हूँ, सत्ता पक्ष के नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ। 13 साल, 13.5 साल गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे, 11 साल से ज्यादा समय से प्रधानमंत्री हैं, उन पर कोई भ्रष्टाचार का एक जरा सा भी दाग नहीं है। उनके जो मंत्री हैं उन पर भी किसी तरह का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। इनकी सरकार में, इनकी पार्टी में वंशवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाता है, बल्कि हतोत्साहित किया जाता है। सोशल मीडिया पर यहाँ खुलकर बकवास करने की आज़ादी है सबको, कोई बैन नहीं लगाया गया है। और दूसरे, नरेंद्र मोदी पिछले 4-5 सालों से ग्लोबली जो उनकी रेटिंग आ रही है वो हाईएस्ट आ रही है, यानी 70 से 78% उनकी रेटिंग आ रही है। तो यहाँ कोई भी ऐसा कारण नहीं है जिसकी वजह से लोगों का कोई आक्रोश सड़कों पर दिखाई दे। आपने अगर नेपाल में देखा होगा तो नेपाल में राष्ट्रपति का निवास जलाया गया, प्राइम मिनिस्टर को मारा गया, इसके घर जलाए गए, सब सुनते हैं खबर एक, यहाँ पार्लियामेंट। लेकिन एक बात को ज्यादा तुल हमारे मीडिया में नहीं मिल रही है, यहाँ के अखबार के मीडिया हाउसेस के घर भी जलाए गए हैं। भाई मीडिया हाउस क्यों, अखबार के ऑफिसेस क्यों जलाए, तो आप समझ लो। क्योंकि
आज के दरबारी मीडिया अगर यहाँ गुस्सा है लोगों को, तो यहाँ की जिसको एस्टेब्लिश मीडिया है उस पर गुस्सा यहाँ भी जलाया जा सकता है। फिर ये चिल्लाएंगे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर हमला। चिंगारी तो तुम ही लगाने वाले हो ना, मैंने जो यूजफुल इडियट बोला है, समझ रहे आप? तो एक बात है कि जब ये हमको ये मोदी या बीजेपी इसकी अच्छी बात बताने की जरूरत है, वो उनको भी मालूम है। जो गाली देते हैं ना उनको भी पक्का मालूम है कि इन्होंने सब अच्छा किया है। अब जब लोगों को खाना मिलता नहीं है, जिंदगी आसान नहीं है, इससे नेपाल भड़का है, बांग्लादेश, हर जगह। भारत में तो राशन फ्री मिल रहा है, बिजली कुछ 100 यूनिट 150 यूनिट कहीं ना कहीं फ्री मिल रही है, कहीं ट्रांसपोर्टेशन फ्री मिल रहा है। तो गुस्सा करके लोग रास्ते पर क्यों उतरेंगे? ये आए ना अभी अभी वोट चोरी का यात्रा वगैरह करके, क्यों नहीं रिएक्शन दिखाई दे रही है? बात साफ है, जो पड़ोसी देश में जो परिस्थितियां थी, इसका लवलेश भी हमें यहां नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये दिखाई देगा वह, और ये खुद नाराज है, ये अपनी नाराजगी से पूरी दुनिया जलेगी ऐसे बोल रहे हैं। पूरी दुनिया तुम नहीं हो, तुम अकेले हो, और 140 करोड़ लोग यहां रहते हैं। तो वो झूठ बोल रहे, उनको भी मालूम है, वो हमको उकसाने के लिए बोलते। आप उनकी तरफ ध्यान मत दो, वो देखने की भी जरूरत नहीं, उनको भी पता है कुछ होने वाला नहीं। अब देखिए, अभी अभी उपराष्ट्रपति चुनाव हो गया, इनके चिल्लाने वाले हैं वो बाकी लोगों की छोड़ दो। इनके ही पार्टी के कुछ 29 लोग अगर बीजेपी के कैंडिडेट को वोट देते हैं, उसका मतलब क्या होता है? ये जो बोल रहे आम जनता की बात नहीं, उनकी पार्टी की भी बात नहीं है। उनकी पार्टी में भी उतनी नाराजगी नहीं है जितना ये दिखाने की कोशिश कर रहे। अगर समझो ये आम जनता की बात होती तो उनके ही एमपी बीजेपी के कैंडिडेट को वोट क्यों देते? बिल्कुल। तो उनको मालूम है वो झूठ बोल रहे, वोट चोरी झूठ बोल रहे, ये झूठ बोल रहे, भूखमरी, बेरोजगारी, ये सब झूठ है, ये उनको भी मालूम है। बेरोजगारी का मतलब क्या होता है? अगर 50 दिन, 15 दिन, 20 दिन आपको रोजगार नहीं मिलेगा, आपके घर का चूल्हा नहीं जलेगा, आप भूखे नहीं मर जाओगे, रास्ते पर अगर पत्थर मारोगे, होटल लूटोगे, आप दुकान लूटोगे, क्यों नहीं लूटा जा रहा है? बात साफ है। मेरे घर में चूल्हा जल रहा है, मेरा खाना परोसा जा रहा है, ठीक है, अच्छा खासा नहीं होगा, लेकिन भूख नहीं है। छोटा मोटा रोजगार उपलब्ध है, अगर करना है तो दिन में 150-200 रुपए मिलने वाला रोजगार है जिससे पेट भर सकता है। इनको जो रोजगार की बातें करते हैं ना, वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज या कुछ ऐसा ब्यूरो होता है, उसके आंकड़े आते हैं, उसमें सिर्फ महीने का पगार मिलता है, उसको रोजगार बोलते हैं। हर दिन की रोजंदारी करता है, 4 दिन यहाँ 5 दिन वहां, इसको ये रोजगार नहीं मानते इकोनॉमिस्ट। तो उनके आंकड़ों पर देश नहीं चलता है। तो ये बकने दो, उससे कुछ नहीं होगा। लोग देखो, अगर 29 एमपी राधाकृष्णन को वोट देके बीजेपी का आरएसएस का स्वयंसेवक उपराष्ट्रपति पद पर लाकर बैठाते हैं, इसका मतलब एनडीए नाम की जो गठबंधन है उसमें भी बहुत सारे लोग हैं जो हिंदुत्ववादी नहीं है, वो भी आरएसएस के समर्थन में आ रहे हैं, क्योंकि आम जनता आरएसएस के समर्थन में आ रही है। ये इसका सबसे बड़ा सिंबल है। भाव, जिसकी चर्चा बहुत कम हो रही है, जिसकी चर्चा आपने शो से पहले मुझसे की और मेरा दिमाग उस तरफ गया कि हाँ, इस पॉइंट पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। आपने कहा कि अटल जी के समय खुद अटल जी को अपने मुंह से ये बात कहनी पड़ी थी कि चूंकि हम एक मिली-जुली सरकार चला रहे हैं, यानी एक तरह की मजबूरी की सरकार है, कुछ ऐसे सहयोगियों को साथ लेकर के चल रहे हैं जो मूलतः भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा को
अंडरलाइन नहीं करती, रेखांकित नहीं करती, उससे थोड़ा सा अलग विचार रखती है। एक बड़ा बदलाव, इस समय भी एनडीए सहयोगी हैं, लेकिन अब सबने गर्दन नीची करके आरएसएस के एक स्वयंसेवक को उपराष्ट्रपति के रूप में स्वीकार कर लिया। ये हाँ बिल्कुल, राधा ये देखो कृष्णन, आपने तो फोटो लगा दिया उपराष्ट्रपति का, जवानी के समय का फोटो लगा दिया। अब उसका फोटो पूरा निकालेंगे तो वो हाफ चड्डी में हो गए। उस समय उनका जो यूनिफॉर्म था वो हाफ चड्डी का था, जिसका मजाक उड़ाया जाता था। ये तो पूरे यंग जमाने से उन पर संस्कारित स्वयंसेवक है जो आज उपराष्ट्रपति बना है। तो ये पहली बार है कि बीजेपी का बहुमत नहीं है और एनडीए की गवर्नमेंट है, और वहां आरएसएस का एक स्वयंसेवक, ओरिजिनल संस्कारित स्वयंसेवक उपराष्ट्रपति बना है। और जो आरएसएस को नहीं मानते, जिंदगी भर आरएसएस की खिलाफत करते आए आइडियोलॉजी की, उनके वोटों से वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बना है। तो ये सबसे बड़ा बदलाव है। मैं नहीं मानता कि जगदीप धनखड़ जाकर राधा कृष्णन आए, ऐसा बदलाव नहीं है। ये आइडियोलॉजिकल शिफ्ट है कि ये नहीं चलेगा। आपको याद होगा जब ये कौन अपने वाजपेयी के सरकार में पासवान थे, पासवान ने 2002 में गुजरात के दंगे के बाद मोदी को हटाने की मांग की थी। अगर नहीं हुआ तो उन्होंने वाजपेयी गवर्नमेंट से मिनिस्ट्री की रिजाइन किया था, इस्तीफा दे दिया था। जी हाँ, बाद में वही मांग करके चंद्रबाबू नायडू निकल गए थे 2014 तक। फिर भी उनके साथ एनडीए के साथ नीतीश कुमार रहे, लेकिन 2014 में मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाना है तो मैं एनडीए छोड़ता हूं, निकल गए। ये सब लोग हैं जिन्होंने आज राधा कृष्णन को चुना है। और एक बात और बोलूं, अभी अभी एक साल पहले की बात है, 15 महीने 2024 का जो चुनाव हो गया, उसके बाद चलो आरएसएस को, हिंदुत्व को हराने का अवसर आ गया, इसलिए आ जाओ यहां, हमारे साथ आ जाओ। चुनाव के पहले आप एनडीए के साथ के, कोई बात नहीं, चंद्रबाबू नीतीश कुमार वापस आ जाओ, हम बीजेपी के खिलाफ सरकार बनाते। इस आशा पर कांग्रेस बैठी थी, आपको याद है ना। अब 4 जून 24 से लेकर आज तक का फर्क देखो। जिनके भरोसे आप सरकार बनाना चाहते थे, उनके भरोसे पर मोदी ने उपराष्ट्रपति बदल कर दिखाया मिडवे। अचानक से उपराष्ट्रपति इस्तीफा देना पड़ा, नया उपराष्ट्रपति लाया, वो भी डायरेक्टली आरएसएस का लाया। ये कितना बड़ा आइडियोलॉजिकल शिफ्ट है। और सिर्फ जो एनडीए में है ऐसे लोग नहीं है, सिर्फ एनडीए की बात नहीं है, ऐसे लोग जो आज भी एनडीए में नहीं है, उसमें से कुछ लोग 15-20 लोग तो इंडी अलायंस में है, फिर भी उन्होंने आरएसएस के कैंडिडेट को वोट दिया है। ये सिर्फ मोदी का कैंडिडेट नहीं है। ये समझ, ये कितना बड़ा पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल शिफ्ट है। और इसका दिमाग नहीं है, बस मोदी को गिराओ, मोदी को गिराओ, मोदी वोट चोर। ये टैगलाइन पर चलते, जुमले पर चलते हैं, आइडियोलॉजी इनके नजदीक कहीं भी नहीं है। और ये जो आप कह रहे थे कि वो नेकर और कुर्ते में मिलेंगे, तो एक फोटो मैंने हाँ, अभी वो ढूंढ देखो। निकाला, तो ये उनके प्रौढ़ अवस्था युवा काल के फोटो हैं, और ये भी उनका एक स्वयंसेवक के तौर पर एक चित्र है। नहीं, टूटे कितने, ये कितना, उस पर चर्चा, किस पार्टी के टूटे? अरे आइडियोलॉजिकल शिफ्ट कितना हुआ है, विमर्श किस बात का होता है? एक गणित है, एक समीकरण है, वो आपको सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके पीछे की जो राजनीति है उसके लिए विश्लेषण या विमर्श, एनालिसिस होता है ना। एक इंसान डॉक्टर के पास गया, भाई बीमार हो, क्या हो रहा है? नाक गीली है। मतलब अब तुमको सर्दी हुई है,
ये डॉक्टर बताएगा। डॉक्टर को उसका एनालिसिस करना पड़ेगा ना कि सर्दी क्यों हुई है, क्या खाया था, कैसी हवा में था, ज्यादा एसी में बैठता है क्या, इसको विमर्श बोलते हैं। ये इसका टूटा या उसका टूटा, उस पर चर्चा चल रही है। लेकिन एक आरएसएस का स्वयंसेवक अगर उपराष्ट्रपति बनकर लाकर बिठाया गया और मानो उसके लिए जो आरएसएस से संबंधित नहीं था, शायद आरएसएस के खिलाफ, सरकार के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा था, उसको हटाकर लाया है, तो उसके दूरगामी लॉन्ग टर्म परिणाम क्या हो सकते हैं, इस पर चर्चा करो। अगर इस ढंग से उपराष्ट्रपति को मिडवे बदला जाता है और इतनी बड़ी संख्या में वोट लाते हैं, तो आप सोचो कि इस आंकड़ों से घटना, संविधान की दुरुस्ती नहीं हो सकती, संविधान सुधार नहीं हो सकता। बिल्कुल, तो बिल्कुल। कहां पॉलिटिक्स जा रहा है, देखो, वो देखेंगे नहीं। बस आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। शायद लगता है किसी शादी की बारात आ रही है, नहीं है क्या? अच्छा, कोई चुनाव जीत लिया होगा, नहीं क्या? अच्छा, तो कोई बात हो गई, क्रिकेट मैच जीती होगी, नहीं है क्या? फिर पटाखे क्यों लग रहे? इस ढंग का कोई ये एनालिसिस होता है? अगर आवाज आ रही है तो कौन से उसमें चीजें बज रही है, किसकी आवाज आ रही है, किस तरीके की आवाज आ रही है, किस तरीके के गाने म्यूजिक है, ये देखकर विमर्श करना होता है ना। तो आ ही रहता, हाँ नहीं, अरे क्या बात कर रहे, भारत नहीं है तो चुनाव जीता, ये विमर्श होता है। मेरी समझने में नहीं आता ये क्या विमर्श हो गया। अरे कितना बेसिक शिफ्ट हो गया कि कम से कम कभी 96 98 27 साल पहले जब पहली सरकार वाजपेयी की बनी, ये लोग सब साथ आ गए, दूसरी लेकिन चलने वाली सरकार जो बनाई, उसमें 3 मुद्दे बाहर रखे गए थे। 98 में राम बनी थी। जन्मभूमि, 370 और ट्रिपल तलाक, कॉमन सिविल कोड, ये अलग रखे गए थे। ये तीनों तो इन्होंने कर लिए। और सिर्फ अभी तक आरएसएस बाहर रखा जाता था बोलते थे, लेकिन अब तो संवैधानिक पद पर लाकर बिठा दिया है जो यूनिफॉर्म में है। वो ये आइडियोलॉजिकल शिफ्ट है। तो इसमें नहीं, ये तो वाजपेयी के जमाने का है, ये अडवाणी के जमाने का है, ये मोदी शाह के जमाने का नहीं है। यानी ये फिर मोदी से टकराव करेगा। ये इनकी चुगलखोरी और एनालिसिस में फर्क होता है। और ये देखो लोग आज क्या हो गया आपको बता दूं। देखो, हम महाभारत देखते वगैरह सुनते हैं, तो उसमें विदुर था, गुरु द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, भीष्माचार्य थे, ये विमर्श करते थे। लेकिन उसमें जो चुगलखोरी करने वाले थे, कोई शकुनी होगा या कोई और होगा, शकुनी और इसके तो पैतरेबाजी और विमर्श, इनकी कंपैरिजन नहीं हो सकती। लेकिन क्या करें, गधे लोग बैठे। भाव मैं ये कह रहा था कि ये कहते हैं कि सिद्धांतों की लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई है। ये विचारधारा और सिद्धांतों की लड़ाई कहते कहते पूरी तरह इरिलीवेंट हो जा रहे हैं। इनके अपने लोग भी टूट रहे हैं। बहरहाल अगले विषय पे बढ़ते हैं भाऊ। एक बड़ा खुलासा आज ये हुआ है कि ये जो बेंगलुरु में खड़े होकर के 1.25 घंटा 1.5 घंटा प्रेजेंटेशन दे रहे थे राहुल गांधी, वो एक्चुअल में म्यांमार से अपलोड हुआ था। यानी म्यांमार में बैठ करके किसी ने वो प्रेजेंटेशन तैयार किया था। तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये डॉक्यूमेंट हमारे है ही नहीं, ये दस्तावेज हमारे नहीं है, इसलिए राहुल गांधी एक हलफनामा देते हुए इसको जमा कराए, जरा हम जांच पड़ताल करते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ये जो पूर्वी दिशा में आजकल भागते हैं राहुल गांधी, जब भी मौका मिलता है, अभी एक प्रदीप सिंह ने बड़ा दिलचस्प वीडियो भी बनाया था ये हेडिंग देते हुए
कि चलो पता तो चल गया कि हाइड्रोजन बम कहां से मिलता है, लोकेशन तो पता लगी। तो ये विदेशों में बैठी हुई ताकतों के सहारे यहां पर खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये तो देखो, ये तो बहुत पहले से चल रहा है ना, ये कोई नई बात नहीं है। हम जब नए नए जर्नलिस्ट थे, और 70-80 तक तो एक बात होती थी, जब वामपंथी जो थे वो बोलते थे जरा कुछ हो गया, इसमें सीआईए का हाथ है, इसके पीछे सीआईए का हाथ है, ये चर्चा होती थी। और एक बात, रूसी मोदी या कौन थे मुझे याद नहीं, पिलू मोदी, वो तो बैज लगाकर छाती पर आ गए, एजेंट सीआईए, ऐसा राज्यसभा में आए थे। यानी वो मजाक बन जाता है, मैं नहीं मानता, ये होता रहता है। और देखो, अगर हमारे देश में ऐसा कुछ बाहर के लोग कर रहे हैं, तो हमारे लोग भी अलग अलग देशों में कुछ करते हैं। इतना आसान नहीं था कि हमारे ब्राह्मण ठीक टू द पॉइंट जाकर भिड़े, क्योंकि हमारे भी लोग कुछ वहां है जो हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो हमारे देश में हमारे दुश्मनों के लोग हो गए, वो जन्म से भारतीय हो गए, लेकिन दुश्मनों के लिए काम करते हो गए, ये चलता रहता है। लेकिन उनके खिलाफ समय आने पर डटकर खड़े रहने वाले नागरिक जब होते हैं, तब उनका धोखा मैं नहीं मानता। जो नागरिक मोदी जी ने खड़े कर दिए, जब समय आया तब वही थरूर, वही मनीष तिवारी या सलमान खुर्शीद मोदी के साथ खड़े हुए ना, तो मोदी ने जो अचीवमेंट की है वो मैं बड़ी वहां मानता हूं कि भारत के लिए समय आ जाएगा तो हम सब कुछ झोंक देंगे। ओवैसी भी आ गया था, याद होगा आपको। तो ये तो लोग करते रहते। देखो, आपके दोस्त जो होते हैं ना, वो भी आपको जितना प्यार करते हैं उससे ज्यादा आपका तिरस्कार भी करते रहते। तो आपका नुकसान वही दोस्त कर सकते हैं। देखो, विश्वासघात तब होता है जब विश्वास होता है, तो ये चलता रहता है। उसको डीप स्टेट कॉन्स्पिरेसी थियरी ये सर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है, और ये आम जनता के चर्चा की बात नहीं है। हमको ये संभालना पड़ेगा कि ऐसे लोग जो होते हैं पंचम स्तंभी, स्लीपर सेल वगैरह वगैरह, वो सर ज्यादा ना उठाए। इसकी दुनिया को, आम जनता को जानकारी होने की कहीं जरूरत नहीं। जो काम करने वाले हैं उनके खिलाफ वो करते रहते। वो उन्होंने मुंडी उठाई तो मुंडी उड़ाते भी है, पकड़े जाए तो जेल जाते हैं, उनको छुड़ाना कैसा वो सब अपने आप चलता रहता है। उसमें हमको जाने की जरूरत नहीं है, ये करते रहेंगे। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि हमारे नाखून बढ़ते, बाल बढ़ते, जाओ काट लो, काम खत्म, लेकिन उखाड़ नहीं सकते, उखाड़ नहीं सकते। तो ये दूसरे देश में बैठकर करेंगे, यहाँ के लोग उनको कुछ मदद करेंगे। हाँ, उनका प्रभाव हद से बढ़ना नहीं चाहिए, उनके साथ आम जनता नहीं जानी चाहिए, इसका ख्याल रखो। जो नेपाल हो या बंगाल हो, बांग्लादेश हो, वहां नहीं रखा गया, उसके परिणाम दिखाई दे रहे। और भाव, ये जो बदलाव हम देख रहे हैं, चलते चलते इस पर भी चर्चा कर लें। डोनाल्ड ट्रंप के सुर कैसे बदल गए? जो उसके क्या सुर बदले, उसके कोई सुर है ही नहीं। जैसे राहुल गांधी का सिद्धांत क्या है वो उनको भी पता नहीं होता जब तक वो बोलते नहीं। जब बोल जाएंगे बस वो सिद्धांत बन जाता है। 1 घंटे पहले, आधा घंटा पहले उनको भी मालूम नहीं होता उनका सिद्धांत क्या है। तो ट्रंप की बात वही है। अब जब अमेरिका में बुरी हालत सामने, परिणाम दिखाई देने लगे, तब उनके इर्द गिर्द फैले लोग हैं वही उनको समझाने लगे कि भैया वो तो गलती गई है, अब संभलना पड़ेगा। तो इसलिए यू टर्न ले रहे। और यू टर्न लेने वालों की बात ये होती है कि वो यू टर्न लेने के बाद फिर यू टर्न लेने तो वही पहुंच जाते हैं। यू टर्न का मतलब क्या होता है? एक बार ले लो तो यू टर्न है, लेकिन आप बार बार अगर यू टर्न लेते हो तो आप एक ही जगह घूमते रहते हो। तो इसलिए अमेरिका को झुकना पड़ेगा। और दूसरी बात मैं बोल रहा हूं वो, कि जब ट्रंप के सुर बदले तो मोदी जी ने अपने सुर भी बदले। उन्होंने तो अपशब्द का इस्तेमाल कभी किया नहीं था,
और बोले हाँ दोस्ती है तो है, पुरानी है, लेकिन शर्त अपनी अपनी होती है। और दूसरे ही दिन 48 घंटे में शायद मोदी जी ने डिक्लेयर कर दिया कि मैं यूनो नहीं जाऊंगा। इसका मतलब साफ है, जयशंकर जाएंगे उसका मतलब यह है कि मोदी जी ट्रंप से मिलना नहीं चाहते, वो सिग्नल भेजा है। उनको अगर मिलना है तो तुम दिल्ली आ जाओ और पूरी दुनिया के सामने और भारतीय आम जनता के सामने नाक रगड़ कर बोलो कि इंडिया ग्रेट है। एक और बड़ा बदलाव देखने में मिला है भाऊ। बदलाव ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है कि माई वेरी गुड फ्रेंड नरेंद्र मोदी, लेकिन मोदी जी ने लिखा है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं। यानी मोदी जी ने ये नहीं कहा इस बार कि डोनाल्ड ट्रंप मेरे अच्छे मित्र हैं। ये भी एक मैसेजिंग है। मोदी तोल माप कर बोलते हैं, लिखते हैं, वो गलती नहीं होगी, तो इसलिए वो दिखा रहा है उतना तो दोस्त है नहीं, ये उन्होंने बताया। तो जी मोदी देखो डिप्लोमेटिकली बहुत साउंड है, बहुत साउंड है, उनको मालूम है वो क्या बोल रहे कर रहे। ट्रंप को वो नहीं, तो ट्रंप जोश में आ जाता है। ट्रंप एक तरीके से राहुल, संजय राउत ऐसे लोगों का मिश्रण जो है ना, उससे ट्रंप बना है। इंस्टेंटली रिएक्ट करता है, सोचता बाद में। तो इसलिए उसको मैं, हाँ एक बात है कि जब उन्होंने यूनो जाने से, जनरल बॉडी के लिए जाने से इनकार कर दिया, उसका मतलब यह है कि वो ट्रंप को दिखाना चाहते कि अगर तुमको फिर से दोस्ती करनी है, दोस्ती पर्सनल नहीं होती, दो देशों की होती है, तो यहां आके नाक रगड़ना पड़ेगा, दुनिया को दिखाना पड़ेगा कि ये तो मेरा बाप निकला। ये बोला नहीं जाता, ये दिखाया जाता है, सूचित किया जाता है। मुझे लगता है कि ये सूचित किया गया कि ट्रंप को, और वो तो बात चल रही ना अक्टूबर में शायद ट्रंप इंडिया आ जाए। हाँ, क्वाड के लिए वो शायद पुतिन से पहले आना चाहते हैं। पुतिन को दिसंबर में आना है। नहीं, वो कुछ भी करे, देखो एक बात है, इंडिया आज वैलिडेशन नहीं चाहता। देखो शिवाजी महाराज ने किसी दिल्ली के बादशाह या सल्तनत से रिकॉग्निशन नहीं मांगा था कि भाई हमको राजा मान लो, नहीं, उन्होंने हिंदू पदपातशाही शुरू की। ये बात आप समझ लो। तो मोदी जब क्या बोलते हैं उसको, विश्व गुरु बोल रहे हैं ना, उसका मतलब आप समझो, वो सिर्फ शब्द नहीं है। दुनिया का केंद्र बिंदु भारत है, ये मान लो। हम किसी को आंखें उठाकर नहीं दिखाएंगे, लेकिन आंखें झुकाकर भी किसी के सामने खड़ा नहीं होंगे। हम दोस्त बनना चाहते, दुश्मन नहीं, इसका मतलब दोस्त नहीं है। दोस्त का मतलब इक्वल, फिर वो अफगानिस्तान हो या अमेरिका हो या और क्रोएशिया हो, कोई बात नहीं। भाऊ बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय निकालने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। नमस्कार। थैंक यू सो मच। नमस्कार।